हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल सब गणित सीखेगा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज ग्रुप डी के लिए जो साइंस का सीरीज़ चल रहा है उसमें एक नए हमने टॉपिक को चूज़ किया है जिसका नाम है रसायन विज्ञान। और इस रसायन विज्ञान को भी हम जल्दी से कवर कर देंगे। फिजिक्स और बायोलॉजी उधर चल रहा है, अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उसमें साइंस लूसेंट साइंस लिखा होगा, उसमें सारे वीडियो आपको फिजिक्स के और बायोलॉजी के डाले गए हैं, जितना भी अपलोड कर दिया गया है। धीरे धीरे एक सप्ताह के अंदर सारे साइंस का तीनों पार्ट समाप्त कर दिया जाएगा। उसी कड़ी में आज हम एक रसायन विज्ञान का पहला पार्ट कर रहे हैं, तो ये पार्ट 1 है और ऐसे करके धीरे धीरे सारे पार्ट्स आ जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह का काम आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो से कुछ सीख पा रहे हैं, तो ज़रूर वीडियो को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें और लाइक ज़रूर करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम इसी तरीके से पूरे लूसेंट के जो बाकी भी टॉपिक बचे हुए हैं उनको भी जल्दी से समाप्त कर सकूँ। तो आइए बिना देरी की हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संघटन, संरचना तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। यानी रसायन विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थों के गुण को पढ़ते हैं, उसके संघटन को पढ़ते हैं, उसके संरचना को पढ़ते हैं और उसमें होने वाले परिवर्तन को भी पढ़ते हैं। केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुआ है। रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो है वो मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहा करते थे और प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमी टेकिंग कहा जाता था। तो यहाँ से 2-3 बात आपको याद रखना है कि रसायन विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति है वो मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे और प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमी टेकिंग कहा जाता था। लेवाइजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये बात आपने याद रखना है कि लेवाइजियर को क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। लेवाइजियर इज नॉन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो लेवाइजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। आइए आगे चलते हैं। आगे लिखा है पदार्थ एवं उनकी प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं। पदार्थ एवं उनकी प्रकृति में पहले हम लोग पदार्थ को समझते हैं मैटर। दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती है, उनको हम लोग पदार्थ कहते हैं। जैसे जल है, हवा है, बालू है इत्यादि, ये सारे क्या है, पदार्थ है। दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसके पास कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और जो अपनी बनावट में परिवर्तन का विरोध करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। प्रारंभ में भारतीयों और यूनानियों का मानना था कि प्रकृति की सारी वस्तुएं 5 तत्वों को मिलाकर के ही बनी हुई है। ये 5 तत्व उन्होंने कहा था कि क्षितिज है, जल है, पावक है, गगन है और समीर है। इन 5 क्षितिज, जल, पावक, गगन और समीर से ही जो है दुनिया की सारी चीज़ें बनी हुई है। भारत के एक महान ऋषि हुए कनाद, जिन्होंने कहा कि सभी पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिनको परमाणु कहा गया बाद में। तो भारत के महान ऋषि कनाद के अनुसार दुनिया के सभी पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से बने हैं, जिसे परमाणु कहा गया है। आइए अब हम पदार्थों का वर्गीकरण समझते हैं। पदार्थों का वर्गीकरण जो है इसको समझते हैं। तो जो पदार्थ हैं, इस पदार्थ को जो है पहले 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है भौतिक वर्गीकरण और एक होता है रासायनिक वर्गीकरण। अब भौतिक वर्गीकरण की बात करेंगे आप, तो भौतिक मतलब जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसके आकार उकार के बारे में थोड़ा मोड़ा पता लगा सकते हैं। तो भौतिक वर्गीकरण में दुनिया की कोई भी पदार्थ या तो ठोस होगी, या फिर वो क्या होगी, द्रव होगी, या फिर वो क्या होगी, गैस होगी। भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, या तो ठोस होगा, या द्रव होगा, या गैस होगा। मेन मामला किस पे है, रासायनिक वर्गीकरण में है। मेन जो झमेला है वो है रासायनिक वर्गीकरण में। रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थ को पहले 2 भागों में बांटा गया है। या तो क्या होगा, पहले शुद्ध पदार्थ होगा। क्या होगा, ये पहले होगा शुद्ध पदार्थ। रासायनिक वर्गीकरण में या तो पदार्थ शुद्ध होंगे या क्या होगा, मिश्रण होगा।
अगर वो पदार्थ शुद्ध है तो शुद्ध पदार्थ भी दो भागों में बटा हुआ है, या तो तत्व होगा या यौगिक होगा। यानी तत्व और यौगिक दोनों ही शुद्ध पदार्थ हैं। अगर मिश्रण की बात करें तो या तो वो समांग मिश्रण होगा या फिर वो क्या होगा, विषमांग मिश्रण होगा। अब मैंने कहा कि तत्व और यौगिक दोनों ही शुद्ध पदार्थ हैं, तो जो तत्व होता है वो भी दो प्रकार से बटे हुए हैं, धात्विक और अधात्विक। जबकि जो यौगिक है ये भी दो भागों में है, कार्बनिक और अकार्बनिक। तो देखा आपने कि जो तत्व है वो धात्विक और अधात्विक में, धात्विक छुपा हुआ है उधर। तो आपने क्या देखा, पदार्थों का जो वर्गीकरण है वो दो भागों में हुआ है, एक तो भौतिक वर्गीकरण है और एक रासायनिक वर्गीकरण है। भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ तीन प्रकार ही होते हैं, या तो वो ठोस होगा या द्रव होगा या गैस होगा। भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ या तो ठोस होंगे या द्रव होंगे या गैस होंगे। जबकि रासायनिक वर्गीकरण में या तो शुद्ध पदार्थ होगा, दुनिया की सारी वस्तुएं या तो शुद्ध पदार्थ है या फिर वो किसी मिश्रण से बने हुए हैं। अगर वो मिश्रण से बने हुए हैं तो मिश्रण भी दो प्रकार के हैं, या तो समांग मिश्रण होगा या फिर विषमांग मिश्रण होगा। अब शुद्ध पदार्थ से बने हुए हैं तो शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं, या तो तत्व होंगे या यौगिक होंगे, क्योंकि तत्व और यौगिक दोनों ही शुद्ध पदार्थ हैं। अब दूसरा है, अगर तत्व है तो तत्व भी दो तरह के होते हैं, धातु वाले तत्व और अधातु वाले तत्व। तो धातु वाले को बोलते हैं धात्विक और धातु वाले को अधात्विक बोलते हैं। यौगिक भी दो प्रकार का, या तो कार्बन होगा तो कार्बनिक यौगिक बोलेंगे कंपाउंड, और जिसमें कार्बन नहीं होगा उसको अकार्बनिक बोलेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये पदार्थों का वर्गीकरण आपको समझ में आ गया होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब हम सबको बारी बारी से पढ़ते हैं, ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं। सबसे पहले ठोस को पढ़ते हैं। पदार्थ, ठोस जो है वो पदार्थ की एक ऐसी भौतिक अवस्था है जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठोस किसी भी पदार्थ की एक ऐसी भौतिक अवस्था है जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, उसी को ठोस कहते हैं। यानी पदार्थ की एक ऐसी भौतिक अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, ठोस कहलाते हैं। जैसे लोहे हुआ, लोहे की छड़ हुआ, लकड़ी का कुर्सी हुआ, बर्फ़ का टुकड़ा हुआ, इत्यादि और भी ढेरों हो सकते हैं। तो ये सब के सब ठोस हैं, क्योंकि इसमें आकार भी निश्चित है और आयतन भी निश्चित है। अगला समझते हैं द्रव। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार तो अनिश्चित हो लेकिन आयतन निश्चित हो। लिक्विड किसको बोलते हैं, तो लिक्विड जो है वो पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है जिसका आकार तो अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। जैसे 1 लीटर आपने जल लिया, तो 1 लीटर जल को अगर आपने बोतल में भरा तो भी उस आयतन के हिसाब से वो 1 लीटर ही होगा। किसी लोटा में भरा तो भी वो आयतन के हिसाब से 1 लीटर ही होगा। उसको बड़े बाल्टी में डाल दो, फिर भी अगर आप उसका आयतन निकालो तो 1 लीटर ही होगा। तो 1 लीटर जल को आप किसी भी बर्तन में रख दो, वो उस आकार का हो जाएगा, उस आकार का तो हो जाएगा, लेकिन आयतन 1 लीटर में ही रहेगा। ये अलग बात है कि बोतल में जमा होगे तो बोतल के आकार का हो जाएगा, गिलास में रखोगे तो गिलास के आकार का हो जाएगा, लोटा में लोटे के आकार का हो जाएगा। तो आकार क्या देख रहे हैं आप, उस बर्तन पर निर्भर कर रहा है। द्रव का आकार बदल रहा है लेकिन उसका आयतन हर जगह 1 लीटर ही रह रहा है। ये नहीं कि लोटा में था तो 1 लीटर था और बाल्टी में आकर के 2 लीटर हो गया, ऐसा नहीं होगा। यानी क्या देख रहे हैं आप, आयतन हमेशा निश्चित होते हैं लेकिन आकार तो बर्तन पे निर्भर करता है। जैसे अल्कोहल है, पानी है, तारपीन का तेल है, मिट्टी का तेल है, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब द्रव के उदाहरण हैं। अब गैस देखिए, पदार्थ की एक ऐसी भौतिक अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, उसको गैस कहते हैं। गैस जो है वो पदार्थ की एक ऐसी भौतिक अवस्था है जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, गैस कहलाते हैं। जैसे हवा, ऑक्सीजन आदि ये सब गैस हैं। नोट में आपको याद रखना है कि गैसों का कोई पृष्ठ नहीं होता है, कोई सरफेस नहीं होता है। इसका जो विसरण है ना, डिफ्यूजन, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होता है तथा इसको आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है, संपीड़ित किया जा सकता है। ताप एवं दाब में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था को आप बदल सकते हैं, परंतु इसके कुछ अपवाद है कि लकड़ी और पत्थर जो है इस पे कितना भी ताप और दाब बदले ये अलग अवस्था में नहीं होगा, ये हमेशा ठोस अवस्था में ही रहेंगे। लेकिन नॉर्मल बात में कहा गया है कि ताप एवं दाब में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था को आप बदल सकते हैं। जल जो है, ये यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि जल जो है वो तीनों भौतिक अवस्था में रह सकते हैं। जल जो है वो क्या है, तीनों भौतिक अवस्था में पाया जाने वाला अगर कोई द्रव्य है तो वो जल है।
पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाओं में अगर कोई चीज़ है तो पहले वो ठोस होगा, ठोस से द्रव बनेगा, द्रव से गैस बनेगा। तो ऐसा ये किसमें गुण है? तो ऐसा जो है जल के अंदर गुण है। आगे देखते हैं। आगे बोला है कि कुछ पदार्थ, इसके बाद यही है ना, 1 मिनट, ठीक है। कहता है कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको गर्म करेंगे तो वो सीधे ठोस से क्या हो जाएंगे? गैस बन जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो सीधे गर्म करने पर ठोस से गैस बन जाते हैं, इसको हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे आयोडीन हुआ, कपूर हुआ, नेप्थलीन हुआ, अभी आगे पढ़ेंगे और हम लोग। तो कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनको गर्म करने पर वो ठोस से सीधे क्या बन जाते हैं? गैस बन जाते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं। इस प्रोसेस को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं और पदार्थ की पांचवी अवस्था को बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। अब हम लोग तत्व पढ़ते हैं। आपने पढ़ा था कि तत्व और यौगिक दोनों शुद्ध पदार्थ ही होते हैं। तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियों से न तो दो भागों में बांटा जा सकता है और न ही दो अलग पदार्थों को मिला करके बनाया जा सकता है। जैसे सोना, चांदी, ऑक्सीजन, ये सब के सब क्या है? तत्व है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है या तत्व वैसे शुद्ध पदार्थ को कहा जाता है जिसे किसी भी अभी तक जो भी मेथड ज्ञात किए जा चुके हैं, चाहे वो भौतिक हो या रासायनिक हो, तो किसी भी विधि से न तो उसको दो या दो से अधिक पदार्थों में बांट सकते हैं और न ही अन्य सरल पदार्थों को मिलाकर उसको बना सकते हैं। जैसे सोना, चांदी, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? पदार्थ है, तत्व है। सोना, चांदी, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? तत्व है। और तत्व हो या यौगिक हो, दोनों शुद्ध पदार्थ ही होते हैं। अब है यौगिक। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है, आपको बोला था ना मैंने कि तत्व और यौगिक दोनों ही शुद्ध पदार्थ होते हैं। तो यौगिक भी वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों को अगर एक निश्चित अनुपात में रासायनिक कॉम्बिनेशन किया जाए तो उसको बनाया जा सकता है। तो यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बना होता है, उसको यौगिक कहते हैं। यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों से बिल्कुल अलग होता है। जैसे जल एक यौगिक है क्योंकि जल को बनाने के लिए एक निश्चित मात्रा में अलग अलग तत्वों का प्रयोग किया गया है। तो जल जो है वो H2O होता है ना, तो ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। जल जो है वो ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बना है। इसमें ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है। ये जो जल है जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला के बना है, इसमें जो हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन तो खुद जलता है और ऑक्सीजन जलने में सहायता करता है। ऑक्सीजन जलने में सहायता करता है और हाइड्रोजन खुद जलता है, लेकिन इन दोनों को मिला करके जो पानी बना है, जल बना है यौगिक के रूप में, ये जल क्या करता है? आग को बुझा देता है। यानी क्या देख रहे हैं कि जल का जो प्रॉपर्टीज़ है वो अलग है, जबकि जल जिस चीज़ से बना है, जिन तत्वों से, उनका प्रॉपर्टी अलग होता है। जल बना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, जिसमें ऑक्सीजन जलने में सहायता करता है और हाइड्रोजन खुद जलता है। सब जलने वाला ही हो रहा है, लेकिन इन दोनों को मिला के जो जल बना है वो क्या कर रहा है? आग को बुझा रहा है। अब हम लोग मिक्सचर पढ़ते हैं। मिश्रण। मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिला देने से प्राप्त होता है। तत्व या यौगिक को किसी भी अनुपात में मिला दो तो उससे जो मिक्सचर प्राप्त होगा वही मिश्रण कहलाता है। इसको आप सरल यांत्रिक विधि द्वारा फिर से प्रारंभिक अवयवों में प्राप्त कर सकते हैं। यानी जिन जिन चीज़ को मिला करके आपने मिक्सचर बनाया था, बाद में अगर आप चाहे तो सरल यांत्रिक विधि द्वारा फिर से उन हिस्से को अलग अलग कर सकते हैं। अब देखिए, मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। समांग मिश्रण किसको बोलते हैं? तो निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से समांग मिश्रण का निर्माण होता है। अगर अवयव निश्चित अनुपात में मिले हो, यानी जो आपने भुजा बनाया है उसमें अगर हर चीज़ एक निश्चित मात्रा में दिया है, तो उससे जो मिक्सचर तैयार होगा वो समांग मिक्सचर होगा।
इसके प्रत्येक भाग के गुणधर्म एक जैसे ही होते हैं, जैसे चीनी या नमक का घोल यानी शरबत या फिर हवा। देखो आप हवा को अच्छी तरह के समझोगे, हवा जो है वो दो या दो से दो तीन तत्वों को मिला के बना हुआ है, कई चीज़ इसमें है, एक दो तो है नहीं, कई सारी चीज़ें हैं इसमें पूरे हवा में। लेकिन आप ये गौर करेंगे कि आपके रूम के अंदर जो हवा है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा उतनी ही होगी जितनी कि आपके दूसरे गांव में आपके दोस्त के घर के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा होगी वो कमोबेश उतना ही होगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग समांग मिश्रण। प्रत्येक भाग में उसके गुणधर्म एक समान ही होते हैं। जबकि विषमांग मिश्रण का क्या मतलब होता है, अनिश्चित अनुपात में अवयवों को मिला देने से, कैसे भी अनुपात में अवयवों को मिला देने से जो मिक्सचर बनेगा आपको, वो आपको विषमांग मिक्सचर कहलाएगा। यानी किसी भी अनुपात में या अनिश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से जो मिश्रण बनता है उसको बोलते हैं विषमांग मिश्रण। इसके प्रत्येक भाग के गुण एवं उनके संघटक जो है वो अलग अलग होते हैं। जैसे बारूद और कुहासा, ये आप एग्जाम्पल जरूर याद रखेंगे कि बारूद और कुहासा जो है वो कौन सा मिश्रण है, तो विषमांग मिश्रण है। जबकि हवा और शरबत जो है, हवा या शरबत जो है वो समांग मिश्रण का उदाहरण है। यानी हवा और शरबत भी मिश्रण है, बारूद कुहासा भी मिश्रण है। जबकि बारूद और कुहासा विषमांग मिक्सचर है और हवा और शरबत जो है वो समांग मिक्सचर है। मिश्रण को अलग करने की कुछ प्रमुख विधियां हैं। पहला तो है क्रिस्टलाइजेशन, जिसको हम लोग रवाकरण कहते हैं। रवाकरण विधि के द्वारा अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। जो क्रिस्टलाइजेशन मेथड है, इस विधि के द्वारा अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। इस विधि में अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलायक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तथा गर्म अवस्था में ही कीप द्वारा उसको छान लिया जाता है। छानने के बाद विलयन को कम ताप पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में विलयन से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। जैसे शर्करा और नमक के मिश्रण को क्या करेंगे हम लोग, इथाइल अल्कोहल में 348 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे और इसी विधि द्वारा अलग कर लेंगे। आपको याद क्या रखना है कि शर्करा और नमक के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है, तो जो क्रिस्टलाइजेशन मेथड है, रवाकरण विधि, इसी द्वारा शर्करा और नमक के मिक्सचर को अलग करते हैं। और इसको अलग करने के लिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, इथाइल अल्कोहल मिलाते हैं और 348 केल्विन ताप पर इसको गर्म करते हैं। उम्मीद करते हैं इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा। इससे पहले एक और बात आपको याद रखना है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व एवं उनका प्रतिशत, ये धरती की बात कर रहे हैं। पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो 46.60% है। पृथ्वी पर या भूपटल पर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो 46.60% है। सिलिकॉन जो है वो 27.72% है। जो भूपटल है ना पृथ्वी, उस पर सिलिकॉन की मात्रा 27.72% है। एल्युमिनियम 8.13% है। जबकि लोहा जो है वो 5% है। कैल्शियम 3.6% है। सोडियम 2.83% है। पोटेशियम जो है वो 2.59% है। मैग्नीशियम जो है वो 2.09% है। टाइटेनियम जो है वो 0.44% है। और हाइड्रोजन जो है 0.14% है। ये हर बात तो आपको याद नहीं रखना है, लेकिन शुरू के 2-3 तो आप जरूर याद रखेंगे। ऑक्सीजन कितना है, 46.60%। सिलिकॉन जो है वो 27.72% है। एल्युमिनियम 8.13% है। एल्युमिनियम जो है वो 8.13% है। और लोहा 5% है। लोहा कितना है, 5% है। कैल्शियम 3.6% है। कैल्शियम जो है वो 3.6% है। और सबसे लास्ट देख लो, हाइड्रोजन 0.14% है और टाइटेनियम जो है वो 0.44% है। आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। एक है आशवन विधि। क्या है, अगला है आशवन विधि। डिस्टिलेशन मेथड किसको बोलते हैं, जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर बहुत ज़्यादा होता है। जब दो द्रवों में
जब दो द्रवों का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है क्वथनांक, उसमें अंतर अधिक हो तो उसके मिश्रण को हम लोग आसवन विधि द्वारा या डिस्टिलेशन मेथड द्वारा अलग करते हैं। यानी जो आसवन विधि है ये द्रव को अलग करने की ही एक विधि है। इस भाग में क्या हो, इसका प्रथम भाग तो वाष्पीकृत हो जाता है और दूसरा भाग संघनन कहलाता है। आसवन विधि में जो पदार्थ अलग होती है तो उसका पहला भाग वाष्पीकरण कहलाता है और दूसरा भाग जो है वो संघनन कहलाता है। अब है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन इस विधि द्वारा दो ऐसे ठोस के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक ठोस तो ऊर्ध्वपातित हो जाता है, सब्लिमेट हो जाता है, जबकि दूसरा नहीं होता है। ऊर्ध्वपातन जो है ना, सब्लिमेशन, वो भी एक प्रोसेस है, मेथड है, जिस विधि द्वारा हम दो ऐसे ठोस को अलग करते हैं या दो ऐसे ठोस के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक तो ऊर्ध्वपातित हो रहा हो लेकिन दूसरा ऊर्ध्वपातित नहीं हो रहा हो। जैसे में आपको ज़रूर याद रखना है, जैसे में देखिए कपूर हो गया, नेप्थलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, एंथ्रासीन हो गया, ये सब जो है कपूर है, नेप्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड है, एंथ्रासीन है, आयोडीन है, ये सब जो है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा इसको अलग करते हैं। ये 3-4 एग्जाम्पल याद रखेंगे, कपूर है, नेप्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड है, एंथ्रासीन है, आयोडीन है इत्यादि। अब है एक आंशिक आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है आंशिक आसवन विधि, इस विधि से वैसे मिश्रित द्रवों को अलग किया जाता है जिनके क्वथनांकों में अंतर बहुत ही कम होता है। दो ऐसे पदार्थ जिनके क्वथनांकों में अंतर बहुत कम हो उनको हम लोग आंशिक आसवन विधि द्वारा अलग करते हैं। खनिज तेल या कच्चे तेल में से, इसको आप याद रखेंगे, खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, कोल, तार आदि को अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज करते हैं। खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, कोलतार आदि निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आंशिक आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। अब है वर्ण लेखन, क्रोमैटोग्राफी क्या है। वर्ण लेखन यह विधि इस तथ्य पर आधारित होता है कि किसी भी मिश्रण के अलग अलग घटकों की जो अवशोषण क्षमता होती है वो अलग अलग होती है और ये स्वाभाविक भी है। अलग अलग पदार्थों की अवशोषण क्षमता अलग अलग होती है तथा वे किसी अधिशोषक पदार्थ के विभिन्न दूरियों पर जाके अवशोषित हो जाते हैं। इस प्रकार वे खुद ही अलग हो जाते हैं। या एक है भाप आसवन विधि, स्टीम डिस्टिलेशन। इस विधि से कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है। भाप आसवन विधि से कार्बनिक पदार्थों को या कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है जो जल में अघुलनशील होता है। वैसे कार्बनिक मिश्रण जो जल में अघुलनशील हैं उनको जो हम क्या करते हैं, उनको भाप आसवन विधि द्वारा अलग करते हैं। परंतु भाप के साथ वाष्पशील होना चाहिए। जल में तो अघुलनशील होना चाहिए लेकिन भाप के साथ उसको वाष्पशील होना चाहिए। इस विधि द्वारा विशेष रूप से उन पदार्थों का शुद्धिकरण होता है जो अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं, जैसे एसीटोन हुआ, मेथिल एल्कोहल हुआ। तो एसीटोन और मेथिल एल्कोहल को भाप आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। आगे पढ़ते हैं पदार्थ की अवस्था परिवर्तन क्या है, चेंज इन स्टेट। पहला है द्रवनांक, मेल्टिंग पॉइंट किसको बोलते हैं। देखिए सिंपल है, वैसे हम इसको पढ़ देते हैं एक बार। गर्म करने पर जब ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, गर्म करने पर ठोस पदार्थ द्रव बनेंगे तो उनमें से अधिकांश में जो परिवर्तन है ठोस से द्रव बनने की वो किसी विशेष दाब और एक नियत ताप पर होता है। उसी नियत ताप को वस्तु का क्या बोलते हैं, द्रवनांक बोलते हैं। तो सिंपल ये समझिए कि द्रवनांक वह नियत ताप जिस ताप पर कोई भी ठोस द्रव अवस्था में बदल जाती है तो उसी नियत ताप को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रवनांक बोलते हैं या मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। जब तक पदार्थ गलता रहता है ठोस के आखिरी कण तक तब तक ताप कांस्टेंट रहता है, ताप स्थिर रहता है यदि विशेष दाब नियत रहे तो। यानी जैसे अगर आप पानी को खौला रहे हैं तो पानी का एक बूंद भी अगर वाष्प नहीं बना है तब तक वो 100 डिग्री सेल्सियस ही बना रहेगा। तो द्रवनांक समझ में आ गया, वह नियत ताप जिस पर कोई भी ठोस द्रव अवस्था में बदल जाती है। अब है हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट।
किसी विशेष दाब पर एक ऐसा नियत ताप जिस पर कोई भी द्रव जम जाता है, या वह नियत ताप जिस पर कोई भी द्रव जम जाता है। क्या समझे? यानी जो द्रव है उससे ठोस बन जाता है तो उसको हिमांक कहते हैं। आमतौर पर पदार्थ का द्रवनांक और हिमांक जो है वो बराबर ही होता है। जैसे बर्फ़ का द्रवनांक और बर्फ़ का जो हिमांक है वो दोनों क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। बर्फ़ का द्रवनांक और बर्फ़ का जो हिमांक है वो दोनों होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अशुद्धि मिला देने से पदार्थों का हिमांक और द्रवनांक दोनों घट जाता है। अशुद्धि मिला देने से या अशुद्धियों की उपस्थिति में पदार्थ का हिमांक और द्रवनांक दोनों कम हो जाता है। आगे देखते हैं, द्रवनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। द्रवनांक पर दाब का प्रभाव लिखा है, उन पदार्थों के द्रवनांक दाब बढ़ाने से बढ़ जाते हैं जिनका आयतन गलने पर बढ़ जाता है। यानी गलने पर जिनका आयतन बढ़ता है उस पर अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो उसका द्रवनांक भी बढ़ेगा। जैसे मोम और तांबा, ये गलने पर फैलते हैं ना। मोम और तांबा जो है गलने पर इसका जो है आयतन बढ़ता है, इसीलिए दाब बढ़ाने पर इसका द्रवनांक भी बढ़ेगा। दूसरा है, उन पदार्थों के द्रवनांक दाब बढ़ाने से घट जाते हैं जिनका आयतन गलने पर घटता है। जैसे बर्फ़ जो है, बर्फ़ हुआ, ढलवा लोहा हुआ। बर्फ़ और ढलवा लोहा जब गलेगा तो वो आयतन में सिकुड़ेगा, कम होगा। इसीलिए इस पर दाब बढ़ा देने से क्या होगा, इसका द्रवनांक घट जाएगा। गलने तथा जमने पर आयतन में परिवर्तन। क्रिस्टलीय पदार्थों में से अधिकांश पदार्थ गलने पर आयतन में बढ़ते हैं। नॉर्मली आम तौर पे देखा जाए तो पदार्थ गलने पर आयतन में बढ़ते हैं। ऐसी दशा में ठोस अपने ही गले हुए द्रव में डूब जाता है। कहता है यही एक प्रक्रिया है या यही एक अवस्था है जिसकी वजह से ठोस अपने ही गले हुए द्रव में डूब जाता है। क्योंकि क्या बोला है, अधिकांश पदार्थ जो है गलने पर आयतन में बढ़ती है। गलेगा तो आयतन में क्या होगा, बढ़ेगा। ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मथ, पीतल आदि गलने पर आयतन में सिकुड़ते हैं। बर्फ भी गलने पर आयतन में सिकुड़ता है। पूरा ठूस ठूस करके गिलास में बर्फ़ भरा हुआ है, अगर वो पानी बनेगा गलेगा तो गिलास कहीं खाली हो जाएगा। तो ढला हुआ लोहा हुआ, बर्फ़ हुआ, एंटीमनी हुआ, बिस्मथ हुआ, पीतल हुआ, ये सब क्या है, गलने पर आयतन में सिकुड़ जाते हैं। अतः इस प्रकार के ठोस अपने ही गले हुए द्रव में तैरने लगते हैं। कहेगा कि बर्फ़ जो है वो अपने ही गले हुए पानी में तैरता रहता है। क्यों? तो कहेंगे बर्फ़ जो है गलने पर आयतन में सिकुड़ता है, इसीलिए बर्फ़ जब गलता है तो आयतन में सिकुड़ जाता है। इसीलिए इसी विशेष गुण के कारण बर्फ़ का टुकड़ा जो है वो गले हुए पानी में तैरता रहता है। तो बर्फ़ का टुकड़ा अपने ही गले हुए पानी में तैरता रहता है क्योंकि ये गलने पर आयतन में सिकुड़ते हैं। सांचे में केवल उन्हीं पदार्थों को ढाला जा सकता है जो ठोस बनने पर आयतन में बढ़ते हैं। जो सांचा होता है ना, स्ट्रक्चर, ढांचा, सांचे में केवल उन्हीं पदार्थों को आप ढाल सकते हैं जो ठोस बनने पर आयतन में बढ़ते हैं, क्योंकि तभी वे सांचे के आकार को पूरा प्राप्त कर सकेगा। मुद्रण धातु ऐसे पदार्थों के बने होते हैं। मुद्रण धातु ऐसे पदार्थों के बने होते हैं जो जमने पर आयतन में बढ़ते हैं। मुद्रण धातु ऐसे पदार्थों के बने होते हैं जो जमने पर आयतन में क्या होते हैं, बढ़ते हैं। चांदी या सोने की मुद्राएं ढाली नहीं जाती है क्योंकि ये सब आयतन में चिपकते हैं, कम होते हैं। केवल मुहर लगाकर इसको बना दिया जाता है। आगे देखते हैं, मिश्र धातुओं का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, द्रवनांक होता है, उन्हें बनाने वाले पदार्थों के गलनांक से कम होता है। कहता है मिश्र धातुओं का जो द्रवनांक है, मिश्र धातुओं का द्रवनांक उन्हें बनाने वाले पदार्थों के गलनांक से कम होता है, क्योंकि अशुद्धियां डाल देने पर पदार्थों का गलनांक घट जाता है। ये लाइन आप याद रख लेंगे कि अशुद्धि डाल देने से पदार्थों का गलनांक घटता है। अशुद्धि मिला देने से पदार्थों का क्या हो रहा है, गलनांक घट जा रहा है। अब है फ्रीजिंग मिक्सचर। हिमकारी मिश्रण क्या है? किसी ठोस को उसके द्रवनांक पर गलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी जो उसकी गुप्त ऊष्मा होगी। कहता है किसी भी ठोस को उसके द्रवनांक पर गलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी जो उसकी गुप्त ऊष्मा होगी। यह ऊष्मा साधारणतः बाहर से मिलती है। जैसे जल में बर्फ़ का टुकड़ा मिलाने पर बर्फ़ गलेगा, लेकिन बर्फ़ को गलने के लिए उसको क्या चाहिए,
ऊष्मा चाहिए, और ये ऊष्मा वो जल से लेगा। ये ऊष्मा किससे लेगा? वो जल से ग्रहण करेगा, जिससे जल का तापमान धीरे धीरे घटने लगेगा और ओवरऑल पूरे मिश्रण का ही ताप घट जाएगा। हिमकारी मिश्रण का बनना इसी सिद्धांत पर आधारित है। उदाहरण के लिए देख लीजिए कि घर पर जब आप आइसक्रीम जमाने के लिए नमक का 1 भाग और बर्फ़ का 3 भाग मिलाते हैं तो इससे मिश्रण का तापमान जो है वो -22 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है। अब है वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण। द्रव से वाष्प में बदलने की क्रिया को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। द्रव से वाष्प में बदलने की क्रिया या द्रव से वाष्प में परिणत होने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण 2 प्रकार से होता है, एक तो वाष्पन होता है और एक बॉइलिंग होता है। एक वाष्पन होता है और एक क्या होता है? बॉइलिंग होता है, क्वथन होता है। क्वथनांक से कम ताप पर ही कोई द्रव अगर वाष्प में बदलने लगे तो उसको वाष्पन कहते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जैसे आपने किसी खेत में पानी देखा, 6 महीने बाद जो है पानी वहाँ से गायब हो गया, तो इस बार कोई चूल्हे से वहाँ आँच लगाना तो नहीं गया था, कोई वहाँ पे ताव तो दिया नहीं, कोई वहाँ पे चूल्हा तो नहीं जलाया जो उसको 100 डिग्री सेल्सियस दिया तो वहाँ से उड़ गया वो। तो वहाँ क्या देख रहे हैं आप कि 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ही वो पानी क्या हो गया है, धीरे धीरे वहाँ से वाष्प बन के हट गया, तो उस अवस्था में वो वाष्पन कहलाएगा। लेकिन बॉइलिंग तो आप जानते ही हैं। तो क्वथनांक से जब जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे 100 डिग्री मान लो उसका बॉइलिंग पॉइंट है तो पानी का, तो क्वथनांक से कम तापमान पर ही अगर द्रव वाष्प में बदल जाए तो उसको वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की क्रिया 2-3 बातों पर निर्भर करती है। पहला, क्वथनांक कम होना चाहिए। क्वथनांक कम होगा तभी वाष्पन होगी। क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की क्रिया उतनी ही तेज़ी से होगी। जैसे जल क्यों नहीं उड़ रहा है? क्योंकि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए जल्दी नहीं उड़ता है। तो क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की क्रिया उतनी ही तेज़ी से होगी। जैसे मान लीजिए कि अगर जल का क्वथनांक होता 20 डिग्री सेल्सियस और इस गर्मी में पानी का गर्मी में वातावरण का तापमान होता है 40 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री, 36 डिग्री, तो उस अवस्था में पानी, हर जगह का पानी ऑटोमेटिक खौलने लगता, उबलने लगता। तो पहला बोला क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की क्रिया उतनी ही तेज़ी से होगी। दूसरा है द्रव का ताप। द्रव का ताप अधिक होने से वाष्पन अधिक होगा। द्रव का ताप अधिक होगा तो वाष्पन क्या होगा? अधिक होगा। और दूसरा है द्रव के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो भी वाष्पन तेज़ी से होगा। क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो वाष्पन तेज़ी से होगा। द्रव का ताप ज़्यादा होगा तो भी वाष्पन तेजी, तापमान ज़्यादा रहेगा तो वाष्पन तेज़ी से होगा, और क्वथनांक कम होगा तो वाष्पन तेज़ी से होगा। अब है द्रव के पृष्ठ पर क्या निर्भर करता है? तो द्रव के पृष्ठ पर वायु बदलने पर वाष्पन तेज हो जाएगा। जैसे आपने कोई गर्म चावल लिया, उस पर आप पंखा से हवा डुला रहे हो तो जल्दी ठंडा होता है ना, क्योंकि वाष्पन की दर तेज हो जाती है। दूसरा है द्रव के पृष्ठ पर वायु का दाब जितना ही कम होगा वाष्पन उतनी ही तेजी से होगा। वायु का दबाव जितना कम होगा, वायु नीचे की ओर ना आके ऊपर की ओर जाती रहेगी तो वाष्पन तेजी से होगा। द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ता जाएगा वाष्पन की दर उतनी ही घटती जाएगी। दाब बढ़ेगा तो वाष्पन की दर घटेगी, ये ध्यान रखना है। आगे है बॉइलिंग पॉइंट। दाब के किसी दिए हुए नियत मान के लिए एक ऐसा नियत ताप जिस पर कोई भी द्रव उबल करके क्या हो जाए, द्रव अवस्था से सीधे वाष्प की अवस्था में बदल जाए, तो उस नियत ताप को हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव का क्वथनांक बोलते हैं। यानी जिस तापमान पर कोई भी द्रव जो है उबलने लगे या वाष्प बनकर उड़ने लगे तो उस तापमान को हम लोग क्वथनांक बोलते हैं या बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे पानी का 100 है। आगे है दाब बढ़ाने से। दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है और दाब घटने से द्रव का क्वथनांक घट जाता है। तो टॉपिक नंबर 1 हो गया क्लियर। अब हम टॉपिक नंबर 2 पढ़ते हैं। पहला परमाणु संरचना जो टॉपिक है उसमें हम परमाणु को पढ़ेंगे, एटम को। परमाणु तत्व का वह छोटा से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। परमाणु तत्व का वह छोटा से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु जो है, ये आप याद रखेंगे, परमाणु विद्युततः क्या होते हैं? उदासीन होते हैं।
परमाणु विद्युततः जो है वो उदासीन होते हैं। अब है अणु, तत्व तथा यौगिक का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु कहलाता है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, लेकिन अणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ये अणु कहलाता है। तो अणु में तत्व या यौगिक दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन परमाणु में केवल और केवल तत्व होंगे। अब है परमाणु भार, एटॉमिक वेट। किसी तत्व का परमाणु भार एक ऐसा संख्या है जो यह दिखाता है कि तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के 1/12 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी है। परमाणु भार का मतलब हुआ किसी भी तत्व का परमाणु भार एक ऐसी संख्या है जो यह दिखाने की कोशिश करता है कि तत्व का एक परमाणु, किसी भी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 1/12 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी है, या हाइड्रोजन के 1.008 भाग के द्रव्यमान से कितना गुना भारी है। अब अणुभार क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। किसी पदार्थ का अणुभार एक ऐसा संख्या है जो यह दिखाता है कि उस पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 के परमाणु के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। अणुभार का मतलब हुआ किसी भी पदार्थ का अणुभार यह दिखाता है कि उस पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 के परमाणु के एक परमाणु के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। अब मोल कॉन्सेप्ट क्या है, मोल धारणा। मोल, एक मोल किसी भी निश्चित सूत्र वाले पदार्थ की वह राशि है। एक मोल किसी भी निश्चित सूत्र वाले पदार्थ की वह मात्रा है या वह राशि है जिसमें इस पदार्थ के इकाई सूत्र की संख्या उतनी ही होती है जितने शुद्ध कार्बन 12 आइसोटोप के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक मोल में उतना ही, एक मोल किसी भी निश्चित सूत्र वाले पदार्थ की वह राशि है जिसमें इस पदार्थ के इकाई सूत्र की संख्या उतनी ही होगी जितनी शुद्ध कार्बन 12 आइसोटोप के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होगी। यानी शुद्ध कार्बन 12 आइसोटोप के ठीक 12 ग्राम में जितना परमाणु होगा उतना परमाणु हम उस पदार्थ के एक मोल में मान लेंगे। अब है मोल इकाई का मान। मोल का मान 6.022 गुने 10 के पावर 23 होता है। इसको आप याद कर लेंगे कि मोल का मान जो है वो 6.022 गुने 10 के पावर कितना होता है, 23 होता है। कार्बन 12 के 12 ग्राम में, कार्बन 12 के 12 ग्राम में या एक मोल में 6.022 गुने 10 के पावर 23 परमाणु होंगे। कार्बन 12 का जो एक मोल लेंगे आप, कार्बन के 12 ग्राम में या एक मोल में 6.022 गुने 10 के पावर 23 परमाणु होंगे। अगर आप गिनेंगे तो 6.022 गुने 10 के पावर 23 को ही हम लोग एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। तो एक मोल बोलो या कार्बन के 12 ग्राम में परमाणु की संख्या बोलो या फिर एवोगाड्रो संख्या बोलो, सब एक ही होता है 6.022 गुने 10 के पावर 23। मोल संख्या और द्रव्यमान दोनों का ही संकेत है। मोल जो है वो संख्या का भी है और द्रव्यमान का भी है, दोनों का प्रतीक है। 1967 ईस्वी में मोल को इकाई के रूप में स्वीकार किया गया था। इस बात को आप याद रख सकते हैं। 1967 ईस्वी में मोल को इकाई के रूप में स्वीकार किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। 20वीं शताब्दी में आधुनिक खोजों के परिणाम स्वरूप जे थॉमसन, रदरफोर्ड और चैडविक जैसे वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि परमाणु को भी तोड़ा जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है और इन्हें भी 3 मूल कणों में बांटा जा सकता है, जिन्हें हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। इसको आप याद रखेंगे कि मूल कण जो इलेक्ट्रॉन है इसका जो द्रव्यमान है वो 9.1095 गुने 10 के पावर -28 ग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो 9.1095 गुने 10 के पावर -28 ग्राम होता है और इलेक्ट्रॉन का खोज जो है वो जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन पे -1 आवेश होता है, प्रोटॉन पे +1 आवेश होता है। अब प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो 1.6726 गुने 10 के पावर -24 ग्राम होता है। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो 1.6726 गुने 10 के पावर -24 ग्राम होता है और न्यूट्रॉन पे 0 आवेश, कोई आवेश न्यूट्रॉन पे नहीं होता है।
इसीलिए मैंने कहा था कि जो परमाणु है वो विद्युतता उदासीन होते हैं। देखो तीनों को जोड़ो, प्लस माइनस वैसे कट गया, न्यूट्रॉन कुछ है ही नहीं, तो विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। न्यूट्रॉन का जो भार होता है वो 1.6749 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है, और इसका खोज 1932 ईस्वी में चैडविक ने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था, और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था 1932 में। इन तीनों में कहेगा कि सबसे भारी कौन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे ज़्यादा भारी बोला जाए तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना, आप क्या बोल देंगे, ये हो जाएगा आपको क्या, ये हो जाएगा आपको न्यूट्रॉन। क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा, जो ये सबसे भारी है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे ज़्यादा भारी जो है वो न्यूट्रॉन है। अब नोट में कहता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक जो निर्धारण है वो मिलीकन ने किया था, तेल बूंद प्रयोग विधि के द्वारा, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट द्वारा। तो पूछ सकता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो सफलतापूर्वक निर्धारण है वो किसने किया था, तो मिलीकन ने किया था। आगे है इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली ने किया था। यह आपको याद रखने वाले सवाल हैं। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने किया था, डी ब्रोगली ने किया था। पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन ने किया था। पॉजिट्रॉन का खोज कौन किया था, एंडरसन ने किया था। भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बसु के नाम पर विशिष्ट मूलकण जो बोसोन है उसका नाम रखा गया है। एक भारतीय वैज्ञानिक थे सत्येंद्र नाथ बसु, उसी के नाम पर एक विशिष्ट मूलकण जो बोसोन है उसका नाम रखा गया है। लगभग द्रव्यमानहीन एवं आवेशहीन कण है एक न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो के अंदर न तो द्रव्यमान है न ही आवेश है। तो न्यूट्रिनो का खोज जो है वो पॉली ने किया था 1930 में। न्यूट्रिनो की खोज पॉली के द्वारा 1930 में किया गया था। इसमें प्रचक्रण होता है। अब है रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल परमाणु। रदरफोर्ड एवं उसके विद्यार्थी जो थे हेंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सडेन ने सोने की बहुत ही पतली पत्ती पर एक अल्फा कणों के बौछार करके परमाणु का नाभिक मॉडल प्रस्तुत किया। यानी परमाणु के नाभिक का खोज जो है वो रदरफोर्ड ने ही किया था। परमाणु के नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने ही किया था। कैसे किया था, तो रदरफोर्ड और उसके कुछ विद्यार्थी था हेंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सडेन, इन्होंने सोने की बहुत ही पतली एक पत्ती लिया, उस पर अल्फा कणों की बौछार किया, तो देखा कि कुछ अधिकांश कण जो है वो इधर उधर तो बिखर जाते हैं, लेकिन कुछ एकाध कण जो है वो सेंटर की तरफ सीधे चले जाते हैं। तो उससे वहाँ पे लगा कि बीच में कुछ ज़रूर है। इस मॉडल के अनुसार, यानी रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है, इस मॉडल के अनुसार परमाणु का धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित था। परमाणु के इस अति अल्प भाग को रदरफोर्ड ने क्या कहा था, नाभिक कहा था। परमाणु का धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित था। परमाणु के इस अति अल्प भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक कहा था। रदरफोर्ड ने गणना करके दिखाया कि नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में बहुत ही कम है, नगण्य है। परमाणु की त्रिज्या देखा जाए, इसको आप याद कर लेंगे, यहाँ से पूछता है। परमाणु की जो त्रिज्या है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है, जबकि नाभिक की त्रिज्या जो है वो 10⁻⁻15 मीटर होता है। क्योंकि परमाणु के अंदर होता है ना नाभिक, जैसे मान लीजिए ये परमाणु है तो इसके अंदर कहीं पे होगा नाभिक, तो परमाणु का त्रिज्या तो बड़ा होगा ना। परमाणु का त्रिज्या क्या होगा, बड़ा होगा। परमाणु का त्रिज्या बड़ा होगा, नाभिक का त्रिज्या छोटा होगा। तो परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर का है, जबकि नाभिक का त्रिज्या और छोटा है, 10⁻⁻15 मीटर का है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें हम लोग कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण के स्थिर वैद्युत बलों द्वारा बंधे रहते हैं। इलेक्ट्रॉन और नाभिक जो है वो आपस में किस बल के द्वारा बंधे रहते हैं, तो आकर्षण के स्थिर वैद्युत बलों द्वारा। रदरफोर्ड मॉडल का कुछ दोष भी था। पहला तो ये है कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल किसी परमाणु की अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता है। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वो किसी परमाणु की अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता है। यह मॉडल इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में भी कुछ नहीं बताता है। अर्थात इस मॉडल से ये पता नहीं चलता है कि ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस प्रकार मौजूद है और इनकी ऊर्जा क्या है।
अब है परमाणु क्रमांक, यहाँ से सवाल बहुत पूछता है। एटॉमिक नंबर, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। किसी भी तत्व के परमाणु में नाभिक होगा ही, तो किसी तत्व के परमाणु के जो नाभिक होंगे उसमें कितने प्रोटॉन हैं उन्हीं को गिन लो, तो उन्हीं को हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं। अब द्रव्यमान संख्या किसको बोलते हैं? तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यानी द्रव्यमान संख्या जो है वो प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अरे मास आपने पीछे पढ़ा था ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो पूरा जो वजन है, पूरा मास तो सेंटर पे होता है और सेंटर में नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो इन्हीं दोनों को जोड़ना पड़ेगा आपको। द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दीजिए। अब है क्वांटम संख्या। स्पेक्ट्रम रेखाओं की सूक्ष्म प्रकृति समझाने तथा इलेक्ट्रॉन का ठीक ठीक स्थिति का वर्णन करने हेतु 4 क्वांटम संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। ये चारों क्वांटम संख्या कौन कौन है देख लीजिए। पहला है मुख्य क्वांटम संख्या, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यह एक धनात्मक पूर्णांक होता है जिसका मान 1, 2, 3, 4 आदि हो सकते हैं। n का मान बढ़ने से अनुमत जो कक्षकों की संख्या है वो बढ़ती है। इसे हम लोग n² द्वारा दिखाते हैं। यह इलेक्ट्रॉन का मुख्य ऊर्जा स्तर को दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन का मेन ऊर्जा स्तर कौन सा है। n के बढ़ने से कक्षकों की ऊर्जा बढ़ती है। n के बढ़ने से कक्षकों की ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। आगे कह रहा है दूसरा है दिगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको हम लोग स्मॉल l से दर्शाते हैं। यह इलेक्ट्रॉन कक्षक की त्रिविमीय आकृति को प्रकट करती है। l का न्यूनतम मान 0 तथा अधिकतम मान n-1 होता है। जो दिगंशी क्वांटम संख्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसमें जो l का न्यूनतम मान है वो 0 होता है और अधिकतम मान n-1 होता है। अब है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो m है। यह उप ऊर्जा स्तरों के कक्षकों को दिखाता है। m का मान l के मान पर ही निर्भर करता है। किसी l के लिए m का मान +l से लेकर -l तक होता है, शून्य लगा करके, शून्य सहित। अब अगला है स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या, जिसको m ही से दर्शाते हैं। 1925 ईस्वी में जॉर्ज उहलेनबेक और सैमुअल गॉड स्मिथ ने एक चौथी क्वांटम संख्या की उपस्थिति का पता लगाया। यानी चौथी क्वांटम संख्या जो है 1925 ईस्वी में जॉर्ज उहलेनबेक और सैमुअल गॉड स्मिथ ने खोजा था, जो इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण क्वांटम संख्या कहलाई। यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करती है। किसी चुंबकीय क्वांटम संख्या के लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान +12 से लेकर -12 तक होता है। आगे है क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण श्रोडिंजर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसके लिए श्रोडिंजर को 1933 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल प्राइज मिला। तो पूछ सकता है कि क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण किसने दिया? तो श्रोडिंजर ने दिया था। और इसी क्वांटम यांत्रिकी के मूल समीकरण के लिए 1933 में इनको जो है भौतिकी का नोबेल प्राइज मिला। अब हम कुछ नियम पढ़ते हैं जहाँ पर सवाल काफ़ी आते रहते हैं। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। पहला है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, या पाउली का अपवर्जन का नियम। पाउली का जो अपवर्जन का नियम है, इसके अनुसार एक दिए गए परमाणु में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। पाउली का नियम कहता है, या पाउली का जो अपवर्जन का नियम है वो कहता है कि किसी भी दिए गए परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। अतः यदि 2 इलेक्ट्रॉनों के n, l और m के मान एक ही होंगे तो उनका चक्रण विपरीत होगा। तो पाउली का अपवर्जन नियम क्या कहता है कि किसी परमाणु में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है। अब है हुंड का, अगला क्या है? हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड कहता है,
हुंड के अनुसार इलेक्ट्रॉन तब तक जोड़ा नहीं बनाता जब तक रिक्त कक्षक पर्याप्त हो, या जब तक रिक्त कक्षक अवेलेबल हो तब तक इलेक्ट्रॉन जोड़ा नहीं बनाता है। यानी जब तक संभव रहता है तब तक इलेक्ट्रॉन बिना जोड़े में रहना पसंद करता है। ये बात हुंड ने कहा था। हुंड का क्या कहना था कि इलेक्ट्रॉन जोड़ा तब तक नहीं बनाएगा जब तक खाली स्थान उसको मिलता रहे। ठीक है, यानी खाली स्थान मिलना बंद होगा तभी इलेक्ट्रॉन पेयर में स्टार्टिंग होगा। ठीक है, तो हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम समझ में आ गया। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक ये रिक्त कक्षक अवेलेबल है, अर्थात जब तक संभव है इलेक्ट्रॉन बिना जोड़े में रहेगा। अब है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसको बोलते हैं? हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता का सिद्धांत है उसके अनुसार किसी कण की स्थिति और वेग का एक साथ एग्जैक्ट निर्धारण असंभव है। कहता है हाइजेनबर्ग जो है, हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता का सिद्धांत है इसके अनुसार कहा गया है कि किसी भी कण की स्थिति, पोजीशन और वेलोसिटी, वेग का स्थिति और वेग का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है। अब है अफबाव, ये भी इम्पोर्टेंट है। अफबाव प्रिंसिपल क्या कहता है? अफबाव प्रिंसिपल कुल मिला के जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए विभिन्न परमाणु कक्षकों की ऊर्जा बढ़ते क्रम में दिया है। यानी किसी भी जो पदार्थ है, तत्व है, उसका जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, वो लिखने का जो नियम है 1s2 1s है, 2s है, 2p है, 3s है, 3p है, 4s, ये सब जो है ये सब अफबाव ने दिया है। तो आप याद क्या रखेंगे, जो अफबाव का नियम है वो क्या है? वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बारे में बताया है और ये बढ़ते क्रम में है। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d ऐसे करके हैं। अब यहाँ से मेन सवाल जहाँ से पूछे जाते हैं, आइसोटॉप किसको बोलते हैं? समस्थानिक किसको बोलते हैं? समस्थानिक माने स्थान समान होगा। तो समान परमाणु क्रमांक हो परंतु अलग अलग परमाणु द्रव्यमान वाले जो परमाणु होंगे उनको समस्थानिक बोलेंगे। ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो सेम हो परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो उसको समस्थानिक या आइसोटॉप्स कहते हैं। समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होगी क्योंकि परमाणु क्रमांक तो समान होता है, तो समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होगी जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होगी। जैसे 1h1 1s2 1s3, देखो नीचे में परमाणु क्रमांक होता है या परमाणु संख्या होता है, तो सब में देखो 1 1 1 है, तो यहाँ पर सभी का परमाणु क्रमांक क्या है? समान है। या परमाणु संख्या क्या है? या प्रोटॉनों की संख्या जो है वो समान है। रासायनिक अभिक्रिया में सभी समस्थानिक एक जैसा व्यवहार करते हैं। जो रासायनिक प्रक्रिया होती है या रासायनिक जो रिएक्शन होता है, अभिक्रिया, उसमें सारे समस्थानिक एक जैसे ही व्यवहार करते हैं, परंतु जो रासायनिक अभिक्रिया होते हैं लेकिन इसके जो भौतिक गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। भौतिक गुण मतलब जो बाहर से आपको दिखाई पड़ेंगे वो अलग अलग दिखाई पड़ेंगे। कुछ समस्थानिक का उसका उपयोग देख लीजिए आप। यूरेनियम, यहाँ से सवाल पूछता है, यूरेनियम 235 का काम है चट्टान की आयु ज्ञात करना। यूरेनियम 235 का काम क्या है? चट्टानों की आयु ज्ञात करना। और सोडियम 24 का काम क्या है? रक्त के थक्के का पता लगाना। सोडियम 24 का काम है रक्त के थक्के का पता लगाना। कोबाल्ट 60 का काम है रक्त कैंसर को नियंत्रित करना। कोबाल्ट 60 का काम क्या है? रक्त कैंसर को नियंत्रित करना। आर्सेनिक 74 का काम क्या है? ट्यूमर का पता लगाना। आर्सेनिक 74 का काम है ट्यूमर का पता लगाना। आयोडीन 131 का काम है थायराइड ग्रंथि का ठीक ठाक करना। आयोडीन 131 जो है वो थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। फास्फोरस 32 का काम है ल्यूकीमिया के उपचार में। फास्फोरस 32 का प्रयोग ल्यूकीमिया के उपचार में करते हैं। और लोहा 59 का प्रयोग और रक्तता का रोग पता लगाने में करते हैं। लोहा 59 का जो प्रयोग है वो और रक्तता का रोग पता लगाने में करते हैं। इस डब्बे को आप ध्यान से याद रखेंगे कि यूरेनियम 235 चट्टान की आयु ज्ञात करते हैं। सोडियम 24 रक्त के थक्का का पता लगाने में यूज़ करते हैं। कोबाल्ट 60 तो कई बार पूछा गया है रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में। आर्सेनिक 74 ट्यूमर का पता लगाने में। आयोडीन 131
थायराइड ग्रंथि का पता लगाने में, फास्फोरस 32 जो है ल्यूकीमिया के उपचार में करते हैं, फास्फोरस 32 का प्रयोग ल्यूकीमिया के उपचार में करते हैं, और लोहा 59 का प्रयोग और रक्तता का रोग पता लगाने में करते हैं। सबसे ज़्यादा समस्थानिक वाला तत्व पोलोनियम है, क्या गो है? 27 गो है। सबसे ज़्यादा समस्थानिक किसका है? पोलोनियम का है। कितना है? तो 27 है। सबसे अधिक जो समस्थानिक है वो पोलोनियम का है, 27 गो है। अब पढ़ते हैं हम लोग समभारिक, आइसोबार। समभारिक माने भार समान होगा, भार माने द्रव्यमान समान होगा। तो समान परमाणु द्रव्यमान होगा परंतु अलग अलग परमाणु क्रमांक होगा, ऐसे परमाणुओं को हम लोग समभारिक या आइसोबार कहते हैं। ऐसे परमाणु जिनका क्या हो? परमाणु द्रव्यमान समान हो परंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग हो। और देखिए परमाणु क्रमांक नीचे लिखते हैं और द्रव्यमान माथा पे लिखते हैं ऊपर में। तो 18 आर्सेनिक 40, 19 पोटेशियम 40 और 20 कैल्शियम 40। 18 आर्सेनिक 40, 19 क्या है? पोटेशियम 40 और 20 कैल्शियम 40। यहाँ पे देखिए नीचे में 18, 19, 20 सभी का परमाणु क्रमांक अलग अलग है, लेकिन ऊपर में क्या है? 40, 40, 40 सभी का परमाणु क्रमांक 40 है। आर्सेनिक का भी 40 है, पोटेशियम का भी 40 है और कैल्शियम का भी 40 है। तो ये तीनों के तीनों आर्सेनिक, पोटेशियम और कैल्शियम जो है वो क्या है? समभारिक है। इन तीनों का भार समान है। आर्सेनिक है वो 18 पे, 19 पे पोटेशियम है और 20 पे कैल्शियम है। अब है आइसोटोन, सम न्यूट्रॉनिक। जिन पदार्थों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, जिन पदार्थों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी उनको हम लोग सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। जैसे 1H3 और 2He4। न्यूट्रॉन का मतलब होता है क्या? न्यूट्रॉनों की संख्या का मतलब हुआ मास घटे प्रोटॉन की संख्या, क्योंकि मास बनता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। सिंपल है ना कि मास कैसे बनता है? द्रव्यमान बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो द्रव्यमान में से प्रोटॉन को घटा दो तो 3 में से 1 गया तो 2 और 4 में से 2 गया तो 2। तो 1H3 और मतलब 1 हाइड्रोजन 3 या 2 हीलियम 4, इन दोनों में जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो 2-2 है। दोनों क्या हो गए? समान हो गए। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग क्या? सम इलेक्ट्रॉनिक पढ़ते हैं। जिन आयनों और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम होते हैं, जो अफवाहों ने दिया था ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो जिन आयनों और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं उन्हें हम लोग सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक परमाणु और आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। जो सम इलेक्ट्रॉनिक होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। जैसे Na प्लस, Mg डबल प्लस और एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस है। देखिए Na कितना हो गया? सोडियम Na कितना हो गया? 10। और Na मतलब हुआ सोडियम 11, एक कर्जा लिया है तो 10, मैग्नीशियम 12, 2 कर्जा लिया है तो हो जाएगा 10, एल्युमिनियम 13, 3 कर्जा लिया है तो हो जाएगा 10। तो इस तरीके से आप देखें कि Ne जो है, Ne बोले तो क्या? नियोन हो गया 10 नंबर पे। तो नियोन हो गया 10 नंबर, उसका मतलब जो परमाणु वो होता है 10 होता है। फिर सोडियम का होता तो 11 है लेकिन ऊपर में 1 लगा हुआ है तो 10 हो गया, 1 घटाना है प्लस वाले को। Mg होता है 12, उसका परमाणु क्रमांक 2 घटाना है 10 आ जाएगा। तो नियोन हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम जो है इस सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। तो इन सब को हम क्या बोलेंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। इन सब को क्या बोलेंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। तो उम्मीद करते हैं टॉपिक नंबर 1 और टॉपिक नंबर 2 आपको समझ में आया होगा। इससे आगे की जो टॉपिक नंबर 3 है इसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, पार्ट 2 में। तब तक अपना ख्याल रखिए। लेकिन जाने से पहले एक बार दोबारा कहेंगे कि अगर आपको ये प्रयास मेरा अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों को बताइए ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो और हमें भी मोटिवेशन मिले। कुछ गलत है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें पता चलेगा कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं। लाइक भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।